ध्यान दीजिए, द्विविस्थापन अब क्रिया पढ़ना में, कौन से क्रिया पढ़ना है? द्विविस्थापन। और द्विविस्थापन का मतलब होगा दो चीज़ों का विस्थापन। कितने चीज़ों का विस्थापन? दो चीज़ों का विस्थापन। इससे पहले हमने प्रतिस्थापन पढ़ा था, जिसमें एक को लाया गया था, दूसरे को उसके स्थान पर पहुंचाया गया था ना, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा गया था। लेकिन आज हमें पढ़ना द्विविस्थापन। कुछ बच्चे सोचते हैं द्विविस्थापन में केवल आयनों का आदान प्रदान होता है, ऐसा कुछ नहीं है। परमाणुओं का भी आदान प्रदान हुआ है, क्लोरीनों का भी आदान प्रदान बोल सकते हैं, आज जितने भी होंगे जैसे उनका भी आदान प्रदान हुआ, परमाणु या परमाणु समूह का भी आदान प्रदान। तो परिभाषा इसलिए दिया जाएगा कि सब क्रिया में आयनों के आदान प्रदान के साथ साथ यौगिकों के परमाणु या परमाणु समूहों का भी आदान प्रदान होता है, इसलिए द्विविस्थापन हुआ। कैसे द्विविस्थापन हुआ? आयनों के आदान प्रदान से पहला विस्थापन, परमाणुओं के आदान प्रदान से दूसरा विस्थापन हो गया। तो पहला विस्थापन किससे हुआ? आयन बदले, पहला विस्थापन। और दूसरा विस्थापन कब है? दूसरा विस्थापन यह हुआ कि परमाणुओं का आदान प्रदान हुआ, अर्थात परमाणु भी आपस में आदान प्रदान अदल बदल गए। ठीक है, तो इसलिए इसमें द्विविस्थापन कहा जाता है। अब इस प्रकार के जितने भी यौगिक बनेंगे, इसमें आयन भी बदलेंगे और परमाणु भी बदलेगा, तो वो क्या कहलाएगा? द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाएगा। बहुत सिंपल सी परिभाषा है और अपने तरीके से परिभाषा लिख सकते हैं, क्योंकि परिभाषा में आयन का आदान प्रदान होना भी लिख देंगे तब भी सही माना जाएगा। अगर आप परमाणुओं का आदान प्रदान नहीं लिखेंगे तो भी सही माना जाएगा। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल देखा जाए। यहाँ लिखा है बेरियम सल्फेट, इसका नाम क्या है? BaCl2 ना। देखिए, जब BaCl2 की क्रिया Na2CSO4 अर्थात सोडियम सल्फेट से कराया जाता है तो क्या प्राप्त हुआ? BaSO4 2NaCl प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? 2NaCl प्राप्त हो गया। अब प्रश्न ये है कि कौन सी अपक्रिया बोल सकते हैं, कौन सा तत्व किस तत्व के साथ आयनों का आदान प्रदान कर रहा है? तो ये भैया बहुत सिंपल सी बात है। जैसे यहाँ पर देखिए, बेरियम का होता है +2, इसका आयतन कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? +2। इसलिए ये बेचारा 2 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, इसलिए इसके पास आयन कितने हैं? धनात्मक 2 है। वहीं पर क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, अपने आप को 8 अस्थाई बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो इसलिए इसको चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस पर आयन कितना? -1 है। कितने आयन है? ठीक है, ऋणायन है, 1 ऋणायन है। दूसरा चीज, सोडियम भैया को देखेंगे तो इनके पास आपको पता होगा +1 धनायन होता है। कितना होता है? और वहीं पर सल्फेट जी को देखिएगा तो सल्फेट 2 माइनस होते हैं। अब कैसे आयन काउंट करना है तो ये तो जानते हैं, क्योंकि इसका बेचारे का कितना होता है? अब बताओ, इसका कितना होता है? सल्फर का कितना होता है? सल्फर के आयतन कोश में 6 होते हैं ना, +6। हाँ, और इलेक्ट्रॉन का है, सॉरी ऑक्सीजन का रखिए 2 × -4, सॉरी -2 × 4, देखिए 2 × 4 8, 6 और +−8। अब बताओ घटाने पर कितना आएगा? ऑक्सीजन का -2 होता है ना, इसलिए यहाँ पर बेचारे SO4 पर कितना आ गया? -4 आ गया। तो किसी पर अगर आपको ऋणात्मक नहीं बोल सकते हैं, आयन निकालना तो ऐसे निकाल सकते हैं, एक का धनात्मक लेकर दूसरा का ऋणात्मक लेकर घटा देंगे तो जो आएगा वही क्या होगा? परिणाम जो आएगा वही उसका होगा। तो SO4 का -2। अब देखा भैया जी, आप लोग को समझना है कि Ba जो है ये इनके समान है, प्लस है, ये माइनस। ठीक है, तो इनको साथ में ले जाना है कि उल्टा उल्टा चले गए थे, तो इनका स्थान चेंज करेंगे। Ba जो Cl था, Cl के स्थान पर SO4 लेकर चले आएंगे। और दूसरा चीज, जो Na+ देखिए यहाँ पर भी एक माइनस, तो दोनों आसानी से कम्बिनेशन हो सकते हैं, और कम्बिनेशन होकर क्या बनाएंगे? उदासीन बन जाएंगे। तो क्योंकि प्रत्येक यौगिक उदासीन होता है, ना तो धनात्मक होता है ना ही, जितना धनात्मक होगा उतना ही ऋणात्मक होगा, इसलिए क्रिया करेंगे तो यहाँ बन गया बेरियम सल्फेट और बन गया नमक। नमक को इंग्लिश में क्या कहोगे? सोडियम क्लोराइड नाम क्या दोगे? सोडियम क्लोराइड। तो ये आपको, हमें आशा कि आपको समझ में आया होगा छोटे तरीके से परिभाषा, देसिया भाषा में परिभाषा समझ में आया। तो डायरेक्टली बोलेंगे इसमें आयन के आदान प्रदान के साथ साथ परमाणु भी बदल जाते हैं भैया, तो का कही जाता है द्विविस्थापन अपक्रिया। जब परमाणु बदल जाते हैं तो क्या कही जाता है? परमाणु भी अपन एक स्थान दूसरे स्थान पर बदल जाते हैं, किसके साथ साथ? आयन के साथ साथ।
तो का कही जाता है, द्विविस्थापन क्रिया कही जाता है। हमेशा एग्जाम्पल याद रखा, इन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्लास 10th और 10th के दृश्य, बोर्ड के दृश्य, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो हमें लगता है 2 नंबर आपको बोर्ड में श्योर मिलने वाला है, तो इसलिए इसको भूलेंगे नहीं, है ना, भूलेंगे नहीं भविष्य में। जब तक रहेंगे तब तक पढ़ेंगे ना, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ऐसे समझना, ठीक। ये आपका कंप्लीट हो गया। कल हम नया टॉपिक उठाएंगे, उस समाज सोचे या उस समाज क्षेत्र पढ़ेंगे, ठीक है।